हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि मेरी स्टोरी ने यूट्यूब की क्राइटेरिया पूरा कर चुकी है 4000 वॉच टाइम। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर की वजह से मैं रुकी हुई हूँ, नहीं तो मेरा भी यूट्यूब मोनेटाइज हो जाता। बट आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें या ना करें। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। आज कुछ अलग स्टोरी है, आप लोग ज़रूर सुनिए। चलिए। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने एक ऐसी लड़की से शादी करवाया था जो अभी अभी जस्ट पीरियड से उठी हुई थी। वह 14 साल की लड़की थी। उसे मेरी माँ बाप ने घर वालों भी ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं शादी करने में बिल्कुल भी मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन क्या ही करता, घर वालों ने ज़बरदस्ती की थी। मैं किसी को पसंद नहीं करता था और मैं नहीं चाहता था कि अभी शादी करूं। शोभा की उम्र अभी बहुत कम थी और मेरे घर वालों ने मेरी शादी बचपन में ही करवा डाली थी। मैं राजस्थान से था और राजस्थान में ऐसे होते ही रहते हैं, बचपन में ही शादी करवा दिया जाते हैं। हमारे माँ बाप के 2 बेटे ही थे और हम दोनों भाई की शादी राजस्थान की एक मशहूर गांव में 2 बहन से शादी हो चुके थे। बड़े बहन का शादी बड़े भैया से हुआ था और मेरी शादी शोभा से हुआ था। वहाँ पर यह आम बात थी, बड़े बूढ़े मिलके बचपन में ही शादी करवा दिए करते थे। और शोभा से मेरी शादी हो चुकी थी और वो मेरी भाभी की खुद की बहन थी। अब इस वक्त मेरे कमरे में दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैंने उसे जाकर जय श्री कृष्णा कहा और बेड पर जाकर बैठ गया। पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मन मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मेरे जज्बात पे भी काबू नहीं हो रहा था। अब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर देखा, नरम मुलायम गुलाबी होठों पे उसकी उंगली फेरना शुरू कर दी। मेरी उंगलियां उसके होठों पे लगते ही उसने होठ कांपने लगे थे, तो उसने झटके से मेरे हाथ पीछे कर दिए और मुझसे कहने लगी, क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैं भी सख्ती से बोला, क्या करूँ? मैं अपना हाथ पीछे क्यों करूँ? अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें शादी करने का मुझसे। स्टेज में तो बहुत मुस्कुरा रही थी, अब क्या हुआ? तुम्हें भी तो पता चले शादी की रात आखिर होता क्या क्या है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम्हारे होश से उड़ जाएंगे। तुम्हें बेहद करीब आकर यह सब कुछ करूंगा जिससे वह कह रहा था। मेरी बातों सुनकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और कहने लगी, देखो, मैं ऐसी बेहुदा बातों को सुनना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तुम मेरे करीब आना छोड़ दो और कोशिश भी मत करना कभी। यह कहकर वह बेड पर खड़ी हो गई और वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं उसे ज़ोर से पकड़कर खड़ा किया। मैंने भी कह दिया, बेशर्मी तो अब शुरू होगी। देखो, अच्छे से तैयार रहना, तुम्हें भी तो पता चले शादी की रात क्या क्या होता है। तो शोभा कहने लगी, तुम क्या मुझे दूध पीते बच्ची समझती हो? मुझे भी तो पता है शादी की रात क्या होता है। यह सुन के मैं घबरा गया। मैं सोचा, इतनी छोटी बच्ची इतना सब कुछ जानती है। मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या है, बताओ, क्या क्या करता है पति शादी के बाद दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस तरह वह बोल रही थी, मुझे नहीं लगता कि वह शादी की रात के बारे में कुछ जानती भी होगी। शादी की रात तो पति अपनी पत्नी की मुंह दिखाई में तोहफा देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी कि एक लंबा सा लेक्चर सुनाता है कि अपने मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना और बहुत सेवा करना और उनका हुक्म मानना वगैरह वगैरह। मैं भी कहा, वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तुम्हें तो सब पता है। कम उम्र में बहुत समझदार हो तुम। हाँ, समझदार तो हूँ ही मैं,
मुझे यह पता है अपने सास ससुर को काबू भी कैसे करना है। यह सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरानी हो गई। हैरान भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर इस बात पर मैंने सिर हिलाया और उससे कहने लगा, अच्छा चलो, तुम्हें तो सब पता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है? तो कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने सीरियलों में देखा है। उसकी बात सुन के मैं मन ही मन मुस्कुरा गया था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, अपने पास खींच लिया। असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद ही शुरू होती है और मैं उसे अपने ज़्यादा डरावना दिखाना चाहता था, इसीलिए अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पे हाथ घुमाने लगा। उसने जिस्म पर महसूस करके हाथ घबरा गई थी। वह मेरी बातों से बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर उसे कहा भी, तुम अपना कपड़ा चेंज करो, जाओ, नाइटी रखा हुआ है कवर में, ले लो और जाके चेंज कर लो। मैंने उसके गाल के घेरे पर चुटकी काटा और कहा, जाओ। ज़्यादा घबरा गई थी। फिर मैंने उसे नाइटी निकाल के भी दे दी, जाओ इसे पहन लो। नाइटी लेके वॉशरूम में गई, चेंज करके आई तो मेकअप धुल चुका था और फिर बारीक चालीदार नाइटी में ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी में झलक रहा था। फिर वह अपने खुले बालों की चोटियाँ बनाने लगी तो मैंने उससे कहा, तुम खुले बालों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही रहने दो, तुम्हारे खुले बाल अच्छे लग रहे थे। फिर उसको बाजू से कसकर पकड़ लिया था और बेड पर ले गया था। उस वक्त कमरे में काफ़ी अंधेरा था। मैंने कहा, शोभा अब तुम तैयार होना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाली है। वह मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और कहने लगी, नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैंने भी अभी कुछ नहीं किया था। तुम अभी इतना डर क्यों रही हो? जब तुम्हारे साथ कुछ करूँगा तो ही डरना ना, तुम्हारा क्या हाल होगा तब पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे भरोसा देने के बजाय उसे काफ़ी ज़्यादा डरा रहा था। उसे शादी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा डरा देना चाहता था ताकि शोभा नाम की लड़की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से तंग आ जाए, वह यहाँ से भाग जाए, वह किसी के साथ घर ना बचा सके और मैं अपने घर वालों को यह साबित कर सकूं कि एक लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही घर से दो दो बहू नहीं लाना चाहिए, ये फैसला गलत है। वह बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवा उड़ी हुई थी। वह कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट नहीं बंद करनी है, मैं तो चलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे शोभा, यूँ तो नहीं होगा, जाने मन लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट से क्या प्रॉब्लम है? पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए तुम्हें कि क्या होता है लाइट बंद करने के बाद। शादी की रात लाइट बंद करके क्या होता है? तुम्हें बहुत शौक था ना, तुम्हें अच्छे कपड़े, जेवर, मुँह दिखाई, मांगे तोहफे, फिर यह सब देखने का तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत और भी कुछ होता है। मैं तुम्हें आज बताऊंगा। बल्ब बंद करने के बाद और बड़ी ज़ोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब लाया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया और उसको ज़ोर से भींचा कर वह चिल्ला उठी। जल्दी से वह मुझसे पीछे हट गई और बल्ब भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वह बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू भी बहने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो चुका था। मैं उसे घबरा कर डराना चाहता था। मैंने कहा, चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो जल्दी से, वरना तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। अभी मैं प्यार में तुमसे बहुत कुछ कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं गुस्सा हो जाऊँगा तो देख लेना। बड़ी ज़ोरों से सीने से जकड़ लिया। जल्दी से उठ खड़ी हो जाओ। कमरे से बाहर चली गई और अचानक से दरवाज़ा अपनी बहन का जाकर खटखटाना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ गई थी। बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी करवाने का। खुदगर्जी कहीं की, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा अब। रमेश भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप के कमरे का भी दरवाज़ा खुला। वह भी हड़बड़ा कर निकले, क्या हो चुका है? जब खड़े हो गए तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। कहने लगी, मुझे दीदी के ही पास सोना है, अब मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी। लगातार ज़ोर से रोई जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ ही सोना है। रमेश भाई के मुंह
हैरानी से खुला का खुला रह गया। भाभी शोभा को पकड़ के परेशान थी, कहने लगी क्या हुआ तुम्हें। शोभा कहने लगी मुझे आकाश के साथ नहीं सोना है, आपके साथ सोना है। रमेश भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी उसकी वजह से पूछने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कह रही थी और सब मुझे ही देख रहे थे। मैंने तभी अचानक से कह दिया कि सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा था, और वो रोने लगी। आखिर पत्नी है वो हमारी। माँ ने तो बिना सुने ही पूछना शुरू कर दिया, क्या हो गया है। शादी के रस्मों में तो बहुत खुश लग रही थी। मैंने कहा बहुत शौक था ना आप लोगों को शादी करने का छोटी उम्र में, अब देखो क्या हर्ष हो रहा है। उसका बचपना अभी तक गया नहीं। मैंने हाथ पकड़ा है, शोर मचाना शुरू कर दिया, और ऐसे कैसे होगा, संभालिए अब खुद को। उसे भी यह कहकर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और बहुत सुकून की सांसें ली। उसने पहले से ही सोता मेरे भाई रमेश बड़े गुस्से से तकिए पकड़े मेरे कमरे में आकर जोर से लेट गए और तकिए भी फेंका और कहा, पलट कर देखने भी लग रहे थे। कहने लगे हाथ हल्के से नहीं पकड़ सकते था, पत्नी थी। मैंने कहा मैंने तो बस हाथ ही पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी ना पकड़ूं, ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे क्या पता था वह तमाशा खड़ा कर देगी। वह कहने लगे मेरी रात काली हो गई है तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मैंने किया ही क्या है, मेरी गलती क्या है। अरे जब कमरे में भेजोगे तो सब कुछ होगा ही ना। एक पैसे की अक्ल नहीं है उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसीलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में मांगे मांगे तोहफे और गहने मिले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं नए नए। थोड़े बहुत भी मालूम नहीं था कि शादी क्या होता है। रात आपकी नहीं मेरी भी तो काली हुई है, इसीलिए आप चुपचाप सो जाइए। यह कहकर मैं बल्ब ऑफ कर दिया और सो गया। लेकिन भाई को तो शायद नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे भाई करवटे पर करवटे बदले जा रहे थे। मैंने कहा भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कहने लगा मुझे नींद नहीं आ रही है, बदतमीज कहीं का। पत्नी को 2 वक्त सुख नहीं दे सकता और मेरी रात काली ना होती। मैंने दिल से कहा आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। खुद तो शादी किए और मेरी भी करवा दिए। मैं रोता रहा, कहता रहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों ने सुनी ही नहीं। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब मज़ा आ रहा है ना। जब अब पत्नी से बगैर रात गुजारनी पड़ेगी तब मालूम होगा। देखिए तो सही में उस नादान लड़की को कितना डरता हुआ। रोज़ आकर आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे साथ, तब पता चलेगा आपको। फिलहाल अगली सुबह दोनों बहनें उठकर एक ही साथ कमरे से बाहर आई। साथ बाहर आई, मम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे बड़े भाई का मूड बड़ा ख़राब था। बार बार सोनम भाभी को देख रहे थे। वह बेचारी नज़रें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो मेरी क्या गलती है। शोभा जब भी मुझे देखती वह रोने लगता और जल्दी से मुझसे घबराकर नज़रें नीचे झुका लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल पर अपना डर बैठा दूँ, वो मेरे करीब ना आ जाए और मेरे कमरे में आने की कोशिश भी ना करे। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश था और मुझे तसल्ली भी थी कि उस लड़की को मेरे कमरे में आने वाली है। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में ही रहा करती थी। मेरा भाई पूरा दिन आंगन में चले पैरों बिजली की तरह चक्कर काट काट के अपने आप को दुख दे रहा था। अपनी पत्नी के साथ नसीब नहीं है तो कम से कम मुझे तो खुद से रहने दे, मुझे बोला करता था और बड़े मज़े से अपने कमरे में फिर आराम से रहा करता था। मैं दिन भर दिल किया कि दोस्तों के साथ चला गया। 4 दिन बाद इन दिनों बहनों का फक फेरा भी था और दोनों बहनें को जाना भी था। आज हम दोनों भाई शादी का 6ठा दिन था और हमारे घर में मेरे ससुराल वाले आए थे। आज रमेश भाई बड़े तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। शोभा भी मेरे पास ही बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाकर कहा, अब तो तुम्हें अपने मायके जाकर रहना, लेकिन आओगी ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह कई दिन बीत गए।
आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने के लिए जा रहे थे। वापस आने पे फिर से मैंने शोभा को डराया, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो पड़ेगा मेरे पास और मेरे ही कमरे में रहना पड़ेगा। आज तो वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो, आज तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वह आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम से बैठी हुई थी। सब उसकी चंचलाहट एक ही रात में ख़त्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे साथ अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और हम घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी को साफ कह दिया था कि आज चाहे तुम्हारे कमरे में तुम्हारा कोई पीटे या तोड़ भी दे, तुम दरवाज़ा नहीं तोड़ना और नहीं खोलना। इसीलिए शोभा को भी समझाया, देखो इस तरह से नहीं करते हैं, तुम दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन वह अपनी दीदी के दोनों हाथे पकड़े आंगन में बैठी रहती थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं आना उसके कमरे में, मुझे बहुत डर लगता है। भाभी ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। वह कहने लगी, आपको नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। भाभी उसे पर्दे पर्दे में सब कुछ समझा रही थी। अगर शादी में बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक चीज़ में दो जान होता ही है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है, घबराने से कुछ नहीं होता, कमरे से भागने से कोई बात नहीं होती। फिर तुम ज़्यादा जिद पर अड़ी मत रहो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करना कोई शादी वादी, मुझे पापा के घर पर भिजवा दो, मैं वहीं रह लूँगी। देखो यह सब तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तुम्हारी शादी हो गई है, उस वक्त तो तुम्हें ऐतराज़ नहीं था, पर अब क्यों? तुम्हें शादी करना कोई ऐतराज़ वाली तो बात नहीं थी। पता नहीं जाऊंगी या नहीं। आकाश के कमरे में रमेश भाई अपने कमरे का दरवाज़ा के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे और वह बार बार नज़रें चुराकर शोभा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। भाई को भी तो भाभी के साथ अभी तक रात बिताने का मौका नहीं मिला था। उसे समझाई जा रही थी, आकाश तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वह तो अक्लमंद है, तुम्हें बचपना है। शोभा देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वह रोने लगी, कहने लगी, प्लीज़ मुझे घर भिजवा दो, उस वक्त अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। दरवाज़ा खोला तो अंदर से ही सारा नज़ारा दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझाया था, बुझाकर मेरे कमरे में लेकर आई थी, लेकिन वह कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे में बैठी अपनी उंगलियां मोड़े जा रही थी। यह देखकर मैं चुपचाप खुश हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस तरह वह डर जाएगी। कमरे का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया। अलमारी से वह अपना एक कपड़ा निकाली और वॉशरूम में चली गई। मैं उसे एक हरकतें नोट कर रहा था। बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर धीरे से अपना तकिया उठाया और फिर बाहर सोने के लिए चली गई। अच्छा, यह लाइट बंद कर दो, तुम बाहर जा रही हो क्या? दरवाज़ा भी बंद कर देना। ठीक है, जा रही हो तो जाओ, जहाँ मन है वहाँ जो मन है वो करो। और फिर मैं सो गया। सुबह ऑफिस चला जाता। भाभी दिन भर किचन में काम किया करती थी और शोभा मम्मी के साथ सिर्फ बातें बनाती और हंसती रहती थी। ये सब में भी पापा भी शामिल हो जाया करते थे। मैं ऑफिस से आता, मुझे देखकर जैसे साफ ही सूंघ जाता हो। शायद भाभी ने कुछ कहा हो, लेकिन फिर भी वह महारानी के जैसा सिर्फ बैठी रहती थी, किचन का कोई भी काम नहीं करती थी। और पापा भी जोक सुना के काफ़ी हंस लिया करते थे। आंगन के सोफे में आराम से जाके सो जाती थी और फिर सुबह सबके उठने से पहले ही मेरे कमरे में आके तकिया फेंक जाती थी, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। इस तरह महीना बीत जाया करता था। पापा ने कहा, पहले हनीमून पर रमेश और सोनम चले जाएंगे, जब वो वापस आएंगे तो फिर आकाश और शोभा को भेज दिए जाएंगे। भाई और भाभी को बहुत खुश थे, लेकिन
शोभा थोड़ी उदास लग रही थी। अब कहने लगी, दीदी आप अभी क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ घूम कर आऊँगी। मुझे आकाश के साथ नहीं जाना है। शोभा भाभी को समझाते हुए थक चुकी थी। अब यह हुआ कि वह रमेश भाई के कमरे में जाकर सो जाया करती थी, लेकिन कुछ दिन होने लगी। फ़िलहाल मेरी पत्नी थी। शुरू में मैंने पापा और भाई की ज़बरदस्ती शादी की वजह से मैंने यह सब कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता है वह मेरे कमरे में आके मुझसे बात करे। वह भी मेरे जज्बात पर उभर रहे थे, जो अब तंग करने लगे थे। लेकिन जिस तरह से मैंने उसे डरा चुका था, वह मुझे तरह देखती ही डर जाया करती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शोभा के लिए व्यवहार जो किए हैं उससे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। उससे अपने कमरे में लाना चाहता हूँ। उसे प्यार और वह सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी वह हकदार थी। कब तक मैं यूँ दूर रह सकता हूँ उससे? आखिर जो होना था वो तो हो चुका है। मैं फिर अपने कमरे के बाहर आया और रमेश भाई के कमरे को लॉक घुमाया। दरवाज़ा खुल चुका था। मैं हल्का सा दरवाजे के लॉक किया हुआ था, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर हल्का सा दरवाज़ा बजाया, लेकिन शोभा ने तो अंदर से ही रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने उस खिड़की में थोड़ा सा खोल दिया। वह बेखबर होकर बेड पर सो रही थी। उसकी बालों की लट हवा में उड़ रही थी, चेहरे पर बिखरी हुई थी। उसके हुस्न की ओर भी चांद लगा रहा था। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी है। बस मैंने सोचा बहुत हो चुका मेरा गुस्सा, अब ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं भी रमेश भाई की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। रमेश भाई को भी अभी 8 ही दिन हुए थे और 8 ही दिन में वो लोग को वापस भी आना था। फिर मैंने शोभा के साथ जाना भी तो था। मैं चाहता था कि पहले मैं शोभा के साथ दोस्ती कर लेता हूँ और फिर मैं चला जाऊँगा। मैंने धीरे से आवाज़ दिया, लेकिन वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं अंदर जा सकूं और जगा सकूं, इसीलिए मैंने खिड़की के कांच खटखटाया। उठो। वह डर से कहीं मेरी आवाज़ से पापा और मम्मी ना चले आए। बड़ी मुश्किल से सही सब उसने अपनी आंखें खोली। मुझे खिड़की के बाहर देखकर वो मुझसे कहने लगी, क्या मैंने क्या हुआ? रोज़ रोज़ का तमाशा बना लिया है तुमने? चलो अपने कमरे में चलो। लेकिन ये सुन के वह फिर से घबराने लगी। मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, शोभा अच्छा मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ अब कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ना बदतमीजी करूँगा। बस तुम्हें मेरे साथ अपने कमरे में चलो। लेकिन वह ना तो सिर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं। मैं अपने कमरे में आकर अब जलने लगा था। अपने पाँव की कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मार ली थी। कमरे की खड़ी दरवाजे सब कुछ बंद करके सोती थी। फिलहाल खाना उसी टेबल पर भी मेरे साथ बैठ के खाना पड़ा था। मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे। जैसे वह खाना खाने के लिए बैठी, मैं उससे बराबर वाली कुर्सी पे बैठ जाया करता था। जब मैं भाभी थी तो उसके साथ बैठती थी। मैंने उसे कहा, मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने चावल मेरी प्लेट में डाल दी। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वह पूरी तरह चीखी। बाकी सब भी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली। वह मेरे पाँव के नीचे अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी यह सब चिल्लाने से मेरे पैर नहीं हटाया। गुस्से से उसने दबाना शुरू कर दिया और पैर का अंगूठा उसके पाँव में हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वह अपना पाँव पीछे करती और फिर पाँव की तरफ जाता और फिर नर्वस हो जाया करती थी। उसके खाना ठीक से नहीं खाया। जब से भाभी गई हुई थी सारा काम उसके सर पर आ गया था। माँ ने पूछ पूछ कर खाना बना देती थी और ठीक से बनाती थी। रात को जब सब आंगन में थे वह किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया। फ्रिज में पानी की बोतल निकाला। गिलास में डालने की वजह से वह बर्तन से बिजी थी। पानी पीने के बाद वह उसके पीछे बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा था और उसे अपने बाहों में भर लिया। वह पूरी तरह से डरती हुई पीछे हटी। मैंने
उसके मुंह अपने मुंह से दबा लिया और अपने बाहों में जकड़ लिया। वह बुरी तरह से उछल रही थी, पीछे पलट के देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उसके कंधों पे अपना कंधा रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों है, पति हूँ तुम्हारी, कहने लगी। आकाश, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैंने कहा। शरारत से आज कमरे में आ जाना, वैसे भी कल भाभी और भाई वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना ही होगा। वहाँ क्या करोगी शोभा? अगर तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो मैं कल तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन कर बदला लूँगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा उसकी तरह अकड़ कर बातें किया करता था। मेरा कहना था कि वह चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ के मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगी, कॉकरोच। माँ कहने लगी, शेल्फ पर था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए उसने यह सब कुछ किया है। मैं गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी भाई दोनों आ गए थे। अब तो हमारी शादी के 2 महीने बीत चुके थे। मैं नहीं आ रही थी। सबने सोने के बाद वह आंगन तकिए में रख कर लेट जाया करती थी। तभी मैं कमरे के बाहर आया और उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मैंने नहीं जाना, अगर आपको ज़बरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, शौक से चिल्लाओ। यह कहकर मैंने उसके अपना मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे में ले आया और लाइट बंद कर दी। उसे बेड तक लाया था और रमेश भाई का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और वह माँ का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। माँ ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, सोनम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, माँ आकर देखिए उसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि मुझे शोभा को छोड़ना पड़ा। वह भी जल्दी से कमरे के बाहर निकल आई। भाभी की उल्टी नहीं रुक रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी माँ शोभा को कहा, जाओ नींबू पानी बना के ले आओ। वह नींबू पानी बना के लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। खुशी की खबर तो दी ही, इसीलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसीलिए अब हमारा हनीमून तो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम का जिम्मेवारी शोभा पर आ पड़ी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। पूरा दिन वह घर का चक्कर लगा लगा के थक जाया करती थी। अब तो मुझसे उसका तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां आ पड़ी थी। फिर उस पर मेरा उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था। बेचारी थक जाती होगी, फिर उसे सोफे पे सोना पड़ता है। एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज़ बेड पर आराम से सो जाओ। नहीं करूँगा तुम्हें, कहने लगी। लाइट तो बंद नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं, लाइट भी बंद नहीं करूँगा। बाद से मैं किचन में उसके काम पे भी मदद कर दिया करता था। एक दिन मैंने, शोभा मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे नहीं करनी है, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वह कहने लगी, तो आप करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना। इसीलिए कहने लगी, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती या बदतमीजी तो नहीं करोगे? उस दिन तो तुमने किया था तो मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा, अब तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे करीब तो नहीं आओगे? मैंने कहा, नहीं, करीब भी नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। वह मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी। अब तो बहुत हंसी मजाक भी हो जाती थी, मौज मस्ती भी हो जाती थी। रात को जब सारे काम में फ्री होती थी तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाकर आइसक्रीम भी खिला कर लाता था।
काफ़ी अच्छी लड़की थी। अब मान चुका था कि अनजाने में उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का टाइम भी बीत गया। भाभी एक बार तो बहुत दर्द उठा, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे और शोभा को ही भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत इंतजार में थे, देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आके हमें एक खबर सुनाई तो हमारे कदमों के नीचे ज़मीन निकल गई। वह कहने लगे, मिस्टर रमेश, आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा सके। यह सुना था कि हमें आपको कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? रमेश भाई तो यूँ लग रहे थे जैसे सांस लेना भी भूल गए हो। यही हालत शोभा की भी थी। कहने लगे, डॉक्टर यह सब क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो ठीक थी। अभी वो कहने लगे कि आपका बीपी शॉर्ट हो गया था, इसीलिए सब कुछ बहुत ऑन ऑफ हो चुका था। आप तो जैसे मुसीबत टूट पड़ी हो। शोभा की भाई की बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूँ फुट कर रोते हुए देखा था। मैं खुद को नहीं समझ पा रहा था और यह सब कैसे हो गया। एक तरफ भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ शोभा को भी। दोनों को मैंने काबू से बाहर लेकर आया था। यह खबर जब मैंने पापा को सुनाई तो वह परेशान हो गए थे। दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के ही पास था, क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। हमारी घर में खुशियाँ आई ही नहीं और दूसरा खुशियाँ भी हमसे उठ गई थी और सब चीज़ खत्म होने को थी। उस मासूम बच्चे को शोभा को ही संभालनी थी। वह चुपचाप सी हो गई थी, जैसे सारा बचपन पहले ही हंसना खेलना बंद हो चुका है। भाई भी अब चुपचाप रहने लगा था। उससे बात करो तो लगता था अब रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देखता। 2 महीने बीत गए थे। मुझे लगता था जैसे शोभा अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। रात को जब वह थकी हारी आकर बेड पर बैठती तो चिंटू रोने लगता। रमेश भाई का बेटा था, वह उसे चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसा करो कि मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें में नींद भरी रहती थी। कहने लगती, चिंटू आपसे चुप नहीं रहेगा, मेरे पास ही चादर रहता है। मैंने कहा कि उसको पकड़ लूँगा। इसी तरह 1 साल बीत चुका था। मैं शोभा के लिए तरसता रहता था, लेकिन शोभा के घर से फुर्सत ही नहीं थी। वह सभी को संभाल रखी थी। ऐसे में शोभा के मायके में एक और मुसीबत आन पड़ी थी। शोभा का बड़ा बहनोई, जो एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई थी, वह सभी वहाँ से चले गए थे और रोने पीटने लगे थे। 1 साल में ही पूनम के मायके में 2 मौत हो गई थी और वह किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत जल्द उसकी बड़ी बहन उसके ससुराल वाले को उसका मायको भेज दिया था और कहा कि हम इसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। इसी तरह मेरे घर वाले और शोभा के घर वाले के साथ इकट्ठा हुए थे। रमेश भाई की शादी शोभा की विधवा बहन से करवा दी गई। शोभा की विधवा बहन के 2 बच्चे थे। हमने उसे बच्चे को भी अपना लिया। इस तरह शोभा मेरे और भी करीब आ गई, क्योंकि वह आइडिया मेरा ही था। अब वह मुझसे भरी बातें भी करती थी, कहने लगी थी कि और मेरे करीब भी आने लगी थी। वह बहुत समझदार हो चुकी थी, मेरे जज्बातों को समझने लगी थी और वह मुझे प्यार भरी बातें भी करती थी। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे में मिलन हुआ और फिर हम इस तरह से 2 जिस्म एक जान हुए। 6 महीने के बाद शोभा भी प्रेग्नेंट हो गई। शोभा की बहन बहुत अच्छी थी, रमेश भाई को बहुत खुश रखते थे और उसके 2 बच्चे को भी बाप का नाम देकर बड़ा कर रहे थे। इधर चिंटू का भी बड़ा हो रहा था। इस तरह हमारा हंसता खेलता परिवार एक मुस्कुरा उठा था। 9 महीने बाद शोभा एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी। उसने खुशियों पर 4 चांद लग गए। मेरी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्या मैंने शोभा के साथ शुरू में जो किया वह गलत किया? ठीक था या गलत? 2 बहनों को एक ही घर में लाने से नाराज़ था। उस हादसे के बाद हमें तीनों बहनों को इस घर में लाना पड़ा। मैं इस
मामले से गलत था या सही, पता नहीं। आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के बाल विवाह राजस्थान और बिहार में ही होते हैं। इस तरह से आप बीती बात तो आप लोगों की ज़रूर सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन मेरी आपसे बीती बातें कैसी लाएं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं और शोभा बहुत खुश हैं और अपनी पिछली ज़िंदगी को सोचता हूँ कि तो बहुत दुख होता है और खुशी भी होती है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो अच्छा भी हुआ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें जो चैनल मोनेटाइज करना है उसके लिए सब्सक्राइबर की बहुत कमी है, उससे कुछ मदद मिल सके। हम कल एक और नई कहानी लेकर आप लोगों के साथ आएंगे। आई होप वो कहानी भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो फ़िलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं कल की नई स्टोरी पे। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।